नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग इस होली के पावन पर्व पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आए हैं, जो कि हमारे सभी एग्ज़ाम को नस्ते-नाबूद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप सभी को होली की मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और आपके जीवन में ऐसे ही रंग बिरंगी खुशियाँ आती रहें। और ईश्वर से यही गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग अगली आने वाली होली में सरकारी नौकरी के साथ होली को मनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत अपने मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। मोटिवेशन कोट हमारा है, कह रहा बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार एक एक बूंद से हमारा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार प्रतिदिन लगातार सतत अध्ययन करने से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो इसी प्रकार हमें लगातार सतत मेहनत करते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है और अपनी जीवन में रंग बिरंगी खुशियों को लाना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न दिया हमारा कह हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है फाहियान या इत्सिंग या मेगस्थनीज या ह्वेनसांग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। हर्षवर्धन के समय जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और यहाँ पर दिया फाहियान, फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है चीनी यात्री फाहियान आया था। और मेगस्थनीज जो हमारा है ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो था हमारा मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है वात्स्यायन या बाणभट्ट या विशाख दत्त या हर्षवर्धन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों के लेखक कौन है, ये हमारे हर्षवर्धन जी थे। दोस्तों, यहाँ पर दिया वात्स्यायन की रचना जो है हमारी कामसूत्र, कौन सी, कामसूत्र जो है वात्स्यायन की प्रमुख रचना है, कौन सी है, कामसूत्र। और बाणभट्ट की जो है प्रमुख रचना का नाम है कादम्बिनी। क्या है, कादम्बिनी। क्या है, कादम्बिनी। जो किसकी पुस्तक है, ये हमारी बाणभट्ट जी की पुस्तक कादम्बिनी है। और यहाँ पर विशाख दत्त है, विशाख दत्त की प्रमुख पुस्तक का नाम हमारा क्या है, विशाख दत्त की प्रमुख पुस्तक का नाम हमारा मुद्रा राक्षस है। क्या है, मुद्रा राक्षस। ये किसकी पुस्तक है, ये हमारी विशाख दत्त जी की मुद्रा राक्षस पुस्तक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन है, हर्षवर्धन जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। तो ऑप्शन ए में दिया है रजिया या कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या बलबन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार के कार्य की शुरुआत किसने की थी। तो उसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी, कुतुब मीनार की निर्माण जो है की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने की थी। और इसकी जो है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण जो है हमारा फिरोज शाह तुगलक ने, किसने, फिरोज शाह तुगलक जी ने इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक जी ने करवाया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ कह रहा है कि रजिया सुल्तान जो है ये हमारी पहली महिला जो शासिका थी रजिया सुल्तान। उन्होंने 1240 ईस्वी में उन्होंने शासन सत्ता अपनी संभाली थी। और इन्होंने 4 वर्षों तक शासन लगातार किया। 1244 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद में इनका शासन समाप्त हो गया था।
यहाँ पर दिया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने हमारी इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इक्ता प्रथा की शुरुआत हमारी इल्तुतमिश जी ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। और पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, तलवंडी ननकाना। कहाँ? तलवंडी ननकाना में जो है गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में। दोस्तों गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना हमारी किसने की थी? ये हमारे गुरु नानक जी ने की थी। किसने? गुरु नानक जी ने जो है सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी। और सिख धर्म की स्थापना हमारी गुरु नानक जी ने की थी। और जो हमारा यहाँ पर सिख धर्म में जो है कृपाण को रखना, सिख धर्म में कृपाण जो रखते हैं, जो लोग सिख धर्म के लोग कृपाण रखते हैं, वो हमारा आर्टिकल 25 के अंतर्गत लिखा है कि सिख लोग जो है अपने पास कृपाण रख सकते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि सिख लोग जो है अपने पास कृपाण रख सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं के द्वारा, या जहांगीर के द्वारा, या अकबर के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही नामक धर्म कब शुरू किया था? ये हमारा 1582 ईस्वी को अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1582 ईस्वी को अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक जो है धर्म शुरू किया गया था। दीन ए इलाही नामक धर्म पर ही जो है प्रयागराज जो था, इसका नाम जो है इलाहाबाद स्थान का नाम किसने रखा था? इलाहाबाद जो है, जिसका वर्तमान में नाम हमारा प्रयागराज है। इलाहाबाद जो है अकबर ने ही दीन ए इलाही नामक धर्म पर इलाहाबाद की रचना की थी। तो दोस्तों वर्तमान में इलाहाबाद का नाम हमारा क्या है? प्रयागराज। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर शाहजहां दिया हुआ है। शाहजहां ने जो हमारा लाल किले का निर्माण किसने करा? लाल किले का निर्माण किसने करा है? लाल किला का निर्माण किसने करा? शाहजहां ने लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था, या मुमताज़ महल ने लिखा था, या रोशन आरा बेगम ने लिखा था, या जहां आरा बेगम ने लिखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा को लिखा गया था। और पूछ लेता है अकबर नामा। क्या पूछ लेता है? अकबर नामा। अकबर नामा किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारा अकबर नामा जो है ये हमारी अबुल फजल के द्वारा लिखी। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा जो है हमारी अकबर नामा पुस्तक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कह रहा है कि अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है इकबाल नामा, या अकबर नामा, या रच्मनामा, या सकीनत उल औलिया। ये दोस्तों हमारा एसएससी 2020 में, यूपी पीसीएस 2002 में, आरएएस आरटीएस जो 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, महाभारत को जो है रच्मनामा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों जो है महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया किसने था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुल्ला, क्या हो जाएगा? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी।
बदायूनी जो है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा जो है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? मुल्ला अब्दुल बदायूनी कादिर के द्वारा किया गया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में दिया लॉर्ड कर्जन या लाई लिटन या लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों ये हमारा यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया, एमपीपीसीएस 2015 में पूछा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, जो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। दोस्तों इस समय जो राजा राम मोहन राय का भी इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। राजा राम मोहन राय जी ने जो है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना, जिसकी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने 1828 ईस्वी में की थी। दोस्तों इनका सती प्रथा के अंत में बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, क्या नाम था? अभिशंकर या गौरी शंकर या दया शंकर या मूल शंकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो है मूल नाम, वास्तविक नाम में मूल नाम क्या था? मूल शंकर जी था। ये जो हमारा CPO-SI 2003 में पूछा गया प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हमारे आर्य समाज की स्थापना जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना भी की है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है 1950 या 1951 या 1952 या 1955। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, वर्ष 1955 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो है MC शीतलवाड़ जी जो थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़ जी इसके पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों वर्तमान में विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में विधि आयोग का अध्यक्ष हमारे ऋतुराज अवस्थी जी हैं। कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी जो है वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष है। ये हमारा SSC 2023 के एग्ज़ाम में 2 फरवरी 2023 के एग्ज़ाम में जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जो है विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऋतुराज अवस्थी जो हैं वर्तमान में जो है विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और यहाँ आप सभी लोगों को 1952 ईस्वी में बताया था। 1952 ईस्वी में जो हमारा 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में जो है लोकसभा की स्थापना कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में लोकसभा की स्थापना हुई थी। इसकी लोकसभा की स्थापना जो हमारी क्या होती है, कब हुई थी? ये हमारी लोकसभा की स्थापना की 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में लोकसभा की स्थापना हुई थी। प्रथम लोकसभा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? उनका नाम था मीरा कुमार। और प्रथम जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है पुरुष, वो कौन थे? हमारे GV मावलकर जी जो थे हमारे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। तो दोस्तों जो हमारा ये लोकसभा ये हमारे किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों जी हमारा एक ट्रिक है सरला। क्या? सरला। दोस्तों सरला जो हमारा स से संसद हो गया, संसद हमारा आर्टिकल 79 में है। और जो है आर्टिकल 80 में हमारा राज्यसभा है, इसमें संसद हो गया।
संसद, संसद जो हमारा क्या आर्टिकल 79 में संसद हो गया, आर्टिकल 80 में हमारा क्या हो गया राज्यसभा, किसमें आर्टिकल 80 में राज्यसभा हो गई। और जो हमारा लोकसभा है, जो हमारी लोकसभा जो आर्टिकल 81 में हमारी क्या है लोकसभा, क्या है आर्टिकल 81 में हमारी लोकसभा है। सरला ट्रिक से आप सभी लोग याद रख सकते हैं कि 79, 80, 81 में जो है संसद, राज्यसभा और लोकसभा इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1955 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। पढ़ते दोस्तों अपनी ललन टॉप सीरीज की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पर ललन टॉप सीरीज आज नहीं लिखा, बट यहाँ पर हम लिख लेते हैं ललन टॉप सीरीज, ललन टॉप सीरीज। आज की ललन टॉप सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण 20 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे विगत एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमारे प्रश्न का उत्तर भी नहीं कमेंट करते हैं, तो दोस्तों आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा करें और हमारे प्रश्न का जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी ललन टॉप सीरीज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि वेसुवियस जो है वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ये हमारा इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है, इटली में, नेपल्स की खाड़ी में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1277 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। वेसुवियस जो है ये हमारा ज्वालामुखी कहाँ है, ये इटली में है और नेपल्स की खाड़ी में 1277 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न दिया गया किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ये हमारा कहाँ है, ये हमारा हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। कितनी है, 1225 मीटर है। और अगला दिया जा रहा है कि स्ट्राम्बोली जो है ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है। ये हमारा इटली के जो है लिपारी द्वीप समूह में स्थित है, जिसे भूमध्य सागर में भी स्थित है। या पूछ लेता है कभी कभी, कहता है कि भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, सबसे ऊंचा जो है सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माउंट कोटोपैक्सी। क्या हो जाएगा, कोटोपैक्सी जो हमारा कहाँ स्थित है, जो हमारा इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। इसकी लगभग 5000 से ऊपर ही 5000 प्लस ही इसकी ऊंचाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5000 मीटर इससे प्लस की ही इसकी ऊंचाई है जो है माउंट कोटोपैक्सी जो है हमारा इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि स्टेपीज घास के मैदान जो हैं, स्टेपीज जो है घास के मैदान ये कहाँ कहे जाते हैं, तो मध्य एशिया एवं यूरोप में जो है घास के मैदानों को क्या कहते हैं हम, स्टेपी जो है घास के मैदानों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेपीज। अगला प्रश्न दिया गया है वेल्ड्स जो है, वेल्ड्स कहाँ कहा जाता है घास के मैदान को। दोस्तों साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में जो है वेल्ड्स जो है घास के मैदानों को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया पंपाज जो है कहाँ घास के मैदानों को कहा जाता है, तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में जो है पंपाज जो है घास के मैदानों को कहा जाता है। और यहाँ पर दिया पुस्ताज घास के मैदान कहाँ कहलाता है, ये हमारा हंगरी में कहलाता है। कहाँ, हंगरी में जो है पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में कहे जाते हैं। और पूछ लेता है कभी कि बहुत बार पूछा, सबसे सर्वाधिक प्रश्न पूछा गया डाउन्स जो है घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान ये कहाँ स्थित है। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, कम से कम 10 बार से ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जा चुका है। डाउन्स जो है घास के मैदान ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य पर सर मोटिगर डूरंट ब्रिटेन द्वारा सीमा निर्धारित की गई है, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। तो यह पूछ लेता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डूरंट रेखा जो है
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंट रेखा है। ये किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? सर मोर्टिगर डूरंट के द्वारा ये सीमा निर्धारित की गई थी, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा को स्वीकार नहीं करता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा जो है वर्ष 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन ने एक समझौते के अंतर्गत भारत और चाइना की सीमा को निर्धारित किया था। यह 700 मील लंबी रेखा है। कितनी दूर है? 700 मील जो है ये हमारी लंबी रेखा है। सर मैकमोहन कहाँ के निवासी थे? दोस्तों ये ब्रिटेन के निवासी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न जो हमारे ये हैं, ये तीनों प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में रिपीटेड हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया, रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करती है। किसके द्वारा? भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? रेड क्लिफ रेखा। ये जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। किसके द्वारा? सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कह रहा है कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मैथेनोग्लोबिनिमिया जो रोग हो जाता है। कौन सा? पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मैथेनोग्लोबिनिमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो दोस्तों सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो है प्रदूषक पाए जाते हैं। कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, ग्रीन मफलर जो है, ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो दोस्तों ग्रीन मफलर जो है हमारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हमारा ग्रीन मफलर जो है ध्वनि से संबंधित है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कर पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों पॉलीथीन की थैलियों को क्यों नहीं नष्ट किया जा सकता है? क्योंकि जो है पॉलीमर से निर्मित होने के कारण पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? ये हमारी मेथाइल आइसोनेट जो गैस थी, कौन सी? मेथाइल आइसोनेट गैस जो थी, इसके रिसाव के कारण जो है 1984 ईस्वी में जो है 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो है मेथाइल आइसोनेट गैस के रिसाव के कारण इसमें जो है ये घटना घटी थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो कर रहा है, ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? ब्लैक फुट जो है रोग ये पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण जो है ब्लैक फुट रोग हो जाता है। अगला प्रश्न दिया कर किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी को जो है जलीय पदार्थों के जो है विषाक्त पदार्थों को अवशोषक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया हमारा कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा जो है इसका मापन किया जाता है। बढ़ते दोस्तों इसी के साथ हमारी लल्लन टॉप सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। अपनी लल्लन टॉप सीरीज के प्रश्नों को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न दिया कर रहा है कि वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जो वेसुवियस ज्वालामुखी इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1277 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न दिया कर किलायु जो है, किलायु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये हमारा हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। कितनी? 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला दिया कर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी हमारा इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटली में लिपारी द्वीप में, या जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली को। इसकी ऊंचाई 925 मीटर है। और जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? वो हमारा इक्वाडोर है। कौन सा है? इक्वाडोर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी जो हमारा कौन सा है? इक्वाडोर में जो है कौन सा स्थित है? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी जो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी हमारा इक्वाडोर में स्थित है। 5000 प्लस इसकी
5000 प्लस इसकी ऊंचाई कितनी है 5000 प्लस मीटर है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हमारा कर रहा है स्टेपिस घास के मैदान जो है मध्य एशिया एवं यूरोप एवं पूर्वी यूरोप में जो है घास के मैदानों को स्टेपिस कहा जाता है। और वेल्ट्स घास के मैदान कहाँ कहलाते हैं? साउथ अफ्रीका में। और पंपाज जो है अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में जो है पंपाज जो है घास के मैदान कहे जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में कहे जाते हैं। कहाँ कहे जाते हैं? हंगरी में। और जो है डाउन्स घास के मैदान ये हमारे कहाँ कहे जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान ये हमारे कहाँ कहे जाते हैं? ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान कहे जाते हैं। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देख रहा है डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मोटिगर द्वारा डूरंट ब्रिटेन के द्वारा निर्धारित की गई थी, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा के निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। तो दोस्तों डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। किसके? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा स्थित है। और इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सर मोटिगर डूरंट के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। ये ब्रिटेन के निवासी थे। दोस्तों जो है पाकिस्तान इस सीमा रेखा को जो है अस्वीकार करता है, स्वीकार इसको नहीं करता है। अगला प्रश्न देख रहा है मैकमोहन रेखा वर्ष 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन द्वारा जो है एक समझौते के अंतर्गत भारत और चाइना की सीमा को निर्धारित किया गया था। यह 700 मील लंबी है। 700 मील लंबी रेखा कितने मील है? 700 मील लंबी रेखा जो है कौन सी हमारी? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण सर मैकमोहन के द्वारा किया गया था। कहाँ के निवासी मैकमोहन थे? ये हमारे ब्रिटेन के थे। और 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा जो है इसका निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न दिया कर है कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा का निर्धारण करती है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया था। किसके द्वारा इसका निर्धारण किया गया था? इसका निर्धारण जो है सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कहाँ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मैथेनोग्लोबोनीमिया जो रोग हो जाता है ये हमारा नाइट्रेट की अधिकता से हो जाता है। अगला प्रश्न अगर सिगरेट के धुएं में कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो है सिगरेट के धुएं में जो है प्रदूषक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न अगर ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो दोस्तों ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे? ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? दोस्तों पॉलीमर से निर्मित होने के कारण पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जाता है। किसके निर्मित होने के कारण? पॉलीमर से निर्मित होने के कारण इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख रहा है भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में जो है भोपाल मध्य प्रदेश में जो है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस का रिसाव कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोनेट गैस जो थी इसका रिसाव 1984 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा कह रहा है कि ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? तो दोस्तों पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थ अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो जलकुंभी को जो है जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा है जलवायु में जो है ग्लोबल वार्मिंग का मापन किया जाता है। इसी के साथ हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास समाप्त होती है। दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी क्लास लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी के लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न है। आप सभी लोगों को होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहे हैं कि ओजोन परत अगर ना हो, ओजोन परत जो ना हो तो जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? इसका जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि जो है सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी पर आती हैं ओजोन परत से आ जाती हैं, जो ओजोन परत में छिद्र हो गया है कुछ कारण से। तो दोस्तों पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर में क्या क्षति पहुंच सकती है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों
आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाएं। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे।